हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। पहले मैं इंट्रो नहीं डालने वाला था, पर पिछली वीडियोस में बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि इंट्रो कहाँ है, इसलिए ये रहा इंट्रो। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कल्ट क्लासिक मूवी द नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट के फर्स्ट पार्ट को, जिसे IMDb में मिले हैं 7.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 76 आउट ऑफ 100। सड़े हुए टमाटर पर यह है 95% फ्रेश विथ 84% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है टीना नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो अपने आप को एक फ्यूनरल होम में पाती है। वो बहुत उलझन में भाग रही थी, जहाँ थोड़ी देर में कोई उसका नाम पुकार रहा था। फिर वो एक बॉयलर रूम में पहुंचती है, तभी अचानक से एक अनजान आदमी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे बचकर भागती तो है, लेकिन आखिर में वो आदमी उसे पकड़ ही लेता है और एक नोकीले स्टील के पंजे से उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी झट से टीना की आंख खुलती है, क्योंकि तब से वो एक बुरा सपना ही देख रही थी। लेकिन वो फिर भी डरी हुई थी, क्योंकि जिस जगह उस किलर ने हमला किया था, अब उसी जगह से उसके कपड़े फटे हुए थे। ये देखने बाद वो डर के कारण जल्दी से अपने सुरक्षा के लिए क्रूसिफिक्स हाथ में ले लेती है। इसके बाद सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होती है, जहाँ टीना अपनी दोस्त नैन्सी को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर नैन्सी टीना को दिलासा देती है। और फिर उसी रात हम नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड को टीना के घर में देखते हैं, जो आज रात टीना के ही घर में सोने वाले थे, क्योंकि टीना की मम्मी कुछ दिन के लिए बाहर गई थी और टीना में अकेले सोने की हिम्मत नहीं थी। फिर कुछ देर बाद हमें उनकी बातों से पता चलता है कि नैन्सी ने भी वही सपना देखा था जो टीना ने देखा था। दोनों के सपने में एक ही आदमी था, जिसने स्वेटर पहना था और उसके हाथ में वही ब्लेड्स वाला नुकीला पंजा था, जिस वजह से दोनों हैरान थे। तभी नैन्सी का बॉयफ्रेंड डेव, जो कि हमारा जवान कैप्टन जैक स्पैरो था, वहां आके उन्हें इंटरप्ट करता है। एंड वो कुछ बोले उससे पहले उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसे देखने डेव आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। तभी कोई पीछे से डेव पर हमला कर देता है, जिसे देखकर नैन्सी और टीना डर जाते हैं। लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि टीना का बॉयफ्रेंड रॉड था। जिसके बाद सब चैन की सांस लेते हैं और फिर कुछ देर बाद वो सब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी की आवाज के कारण टीना की आंख खुल जाती है। वो जल्दी से रॉड को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। शायद टीना की बदबू से वो सीधा बेहोश हो गया था। फिर टीना उठकर खिड़की के पास जाती है, जहाँ कोई खिड़की पर पत्थर मार रहा था। एंड टीना सुनती है कि कोई बाहर से उसे बुला रहा है। इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं, जिसकी भी कुछ अजीब आवाजों के कारण आंख खुल जाती है। तभी हम नैन्सी के पीछे दीवार पर एक अजीब सी परछाई देखते हैं, लेकिन इससे पहले नैन्सी उसे ठीक से देखे वो गायब हो जाती है। फिर सीन टीना पर शिफ्ट होती है, जो अब अपने घर से सिर्फ शर्ट पहनकर बाहर निकलती है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। यहाँ रात होने के कारण बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। एंड तभी एक कचरे का डब्बे का ढक्कन उसके पीछे से आता है। टीना पीछे मुड़ती है और देखती है कि एक टोपी पहना इंसान उसके सामने खड़ा है, जो दिखने में तो छोटा था, लेकिन उसके हाथ कानून की तरह लंबे थे। एंड उसके हाथ में वुल्वरिन जैसे मेटल ब्लेड्स थे, जिसे देखकर टीना बहुत डर जाती है। भले ही वहां अंधेरा था, पर टीना उसके भयानक चेहरे को देख सकती थी। तभी वो टीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर कम कपड़ों में भी टीना के पसीने छूट जाते हैं और वो तेजी से भागने लगती है। लेकिन वो किलर टीना को पकड़ ही लेता है और जमीन पर गिरा देता है। टीना की चीखें सुनकर रॉड की आंख खुलती है और वो तुरंत टीना के ऊपर से ब्लैंकेट निकालता है। यानी ये सब टीना का बस एक सपना था। लेकिन रॉड देखता है कि टीना के साथ सच में कुछ हो रहा है। तभी टीना की बॉडी से खून आने लगता है और वो ऐसे हवा में उड़ने लगती है जैसे कोई इनविजिबल शख्स उसे टॉर्चर कर रहा हो। और फिर उसी पल वो सीलिंग से सीधा नीचे गिर जाती है, जिससे बेचारी की वहीं मौत हो जाती है, जिसे देखकर रॉड के होश उड़ जाते हैं। ये सब आवाज सुनकर नैन्सी उनके रूम का डोर नॉक करती है, लेकिन कोई जवाब ना आने के कारण डेव दरवाजा तोड़ देता है। एंड अंदर ये सब भयानक मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर जल्दी ही उस जगह पर पुलिस आ जाती है और टीना की बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है कि उसे किसी नोकीली चीज से मारा गया है। लेकिन टीना के रूम में कोई भी हथियार न मिलने के कारण पुलिस को रॉड पर शक होता है, क्योंकि उस वक्त रूम में टीना के साथ सिर्फ रॉड ही था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी के डैड, जो कि पुलिस अंकल थे, वो इस केस के इंचार्ज थे। नैन्सी अपनी दोस्त की डेथ की वजह से बहुत दुखी थी एंड उसे लग रहा था कि टीना की मौत जरूर उसके सपने से जुड़ी हुई है। फिर अगले दिन हम नैन्सी को स्कूल जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में नैन्सी को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नैन्सी पीछे मुड़ती है, तभी अचानक रॉड वहां आता है, जो नैन्सी से बात करना चाह रहा था। रॉड नैन्सी से कहता है कि वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो नैन्सी उससे पूछती है कि क्या उसने टीना को मारा है, जिस पर रॉड उसे जो भी रात को हुआ वो सब बताता है। लेकिन नैन्सी को यकीन नहीं होता, जिससे रॉड को गुस्सा आता है। तभी उधर नैन्सी के डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर रॉड भागने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में वो पकड़ा जाता है। नैन्सी को ये सब देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि उसके डैड ने रॉड को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। जिसके बाद वो बिना उसके डैड से बात किए ही स्कूल के लिए चले जाती है। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होती है, जहां नैन्सी रात को ठीक से न सोने के कारण थकी हुई थी, तो वहीं उसकी आंख लग जाती है। फिर नैन्सी की नजर क्लास के डोर की तरफ जाती है, जहां टीना खून से लथपथ एक प्लास्टिक बैग में लिपटी खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नैन्सी को कुछ बताना चाहती है। फिर नैन्सी अपने क्लासमेट्स को देखती है, जिनका कोई रिएक्शन नहीं था।
जब वो वापस उस जगह देखती है तो अब टीना वहां से गायब थी, लेकिन उसी जगह बहुत खून गिरा हुआ था। तो नैन्सी क्लास के बाहर जाती है और देखती है कि टीना की बॉडी को कोई इनविजिबल चीज घसीटते हुए ले जा रही है। वो उसका पीछा करती है कि तभी जल्दी में नैन्सी एक लड़की से टकराती है। फिर वो उसी खून के निशान का पीछा करने लगती है कि उसे एक आदमी की आवाज आती है कि हॉलवे में मत घूमो, जिसे सुनकर नैन्सी पीछे पलटती है एंड देखती है कि यह आवाज उसी लड़की से आ रही थी जिसे वो थोड़ी देर पहले टकराई थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अपनी दोस्त के पीछे जाती है और पीछा करते वो एक बेसमेंट में पहुंच जाती है जो वही फ्यूनरल होम था जिसे स्टार्टिंग में हमने टीना के सपने में देखा था। वो अंदर जाती है तभी अचानक से वो किलर वहां आ जाता है, जिसे देखकर नैन्सी भागने लगती है, पर वो नैन्सी को घेर ही लेता है और कहता है कि तुम्हें फ्रेडी के पास जाना है। नैन्सी जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि वो नींद से जाग जाए, क्योंकि उसे पता था कि एक सपना है और इससे पहले फ्रेडी उसे मारे वो अपना हाथ अपने बगल के गर्म पाइप पर लगाती है और दर्द के कारण चिल्लाते हुए उसकी आंख सही वक्त पर खुल जाती है। उसकी आवाज सुन सब लोग उसे देखने लगते हैं एंड उसे डरा हुआ देख क्लास की मिस उसे शांत कराती है और तभी वो स्कूल से बाहर निकल जाती है। नैन्सी की नजर उसके हाथ पर जाती है जहां अब उसका हाथ सच में जला हुआ था, यानी सपने में जो भी होगा उसका इफेक्ट असली जिंदगी में भी होगा। ये देखते ही वो रॉड से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है। वो रॉड से टीना के मर्डर के बारे में सब डिटेल्स जानना चाहती थी। रॉड बताता है कि उनके रूम में कोई और भी था पर वो दिखाई नहीं दे रहा था। रॉड ने सिर्फ जो देखा वो ये था कि टीना की बॉडी पर 4 ब्लेड से हमला हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रॉड के सपने में हुआ था। यहाँ रॉड बताता है कि उसे भी कुछ दिन से सपने आ रहे हैं कि एक नुकीले ब्लेड्स का पंजा पहना हुआ आदमी है जो रॉड को मारना चाहता है। ये सुनकर नैन्सी बहुत डर जाती है। फिर सीन रात को नैन्सी घर पर शिफ्ट होती है जहाँ वो बाथटब में नर्सरी राइम गाते हुए नहा रही थी। तभी अचानक उसकी आंख लग जाती है एंड हम देखते हैं कि उसके बाथटब के अंदर से वही नोकीला पंजा बाहर निकलता है। वो नैन्सी पर हमला करने ही वाला था कि नैन्सी की मां नैन्सी को बाहर से आवाज लगाती है कि वो बाथरूम में न सोए क्योंकि ऐसे वो डूब सकती है, जिस पर नैन्सी हाँ हाँ तो करती है लेकिन फिर से सो जाती है। अरे बहन उठ जा वरना सच में मर जाएगी। और तभी नैन्सी को अचानक कोई बाथटब के अंदर खींच लेता है। वो ऐसे तैसे ऊपर आकर अपनी माँ को मदद के लिए पुकारती है, जिससे सुनकर उसकी माँ जल्दी से आकर बाथरूम का डोर नॉक करती है। जब तक नैन्सी कैसे भी मैनेज करके बाथटब से बाहर निकल जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि वो लगभग डूबने ही वाली थी। अगले सीन में हम रात में डेब को नैन्सी के रूम में देखते हैं जहां नैन्सी डेब को उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए बोलती है क्योंकि नैन्सी को किसी को ढूंढना था। फिर वो घर से पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो डेब को आवाज लगाकर कंफर्म करती है कि वो उसके पीछे है या नहीं एंड डेब उसके साथ ही था। फिर नैन्सी पुलिस स्टेशन जाकर रॉड का लॉकअप ढूंढ लेती है और तभी वो देखती है कि फ्रेडी रॉड को मारने के लिए उधर आया था, पर रॉड तो सो रहा था। ये देखते ही नैन्सी डेब को आवाज लगाती है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। नैन्सी को कैसे भी करके रॉड को जगाना था, इसलिए वो रॉड को चिल्लाकर बुलाती है। तभी वो किलर नैन्सी को देखकर स्माइल करता है और अचानक से वहां से गायब हो जाता है एंड तभी उसे पीछे से टीना की आवाज आती है जो उसी प्लास्टिक बैग में बंधी हुई थी और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे, जिसे देखकर नैन्सी बुरी तरह डर जाती है और डेब को आवाज लगाती है। तभी फ्रेडी उसके पीछे लग जाता है और वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाती है। वो अपने घर में ऐसे तैसे पहुंचकर अपने रूम में जाती है जहां डेब सो रहा था। वो खुद को आईने में देखकर दिलासा देती है कि वो बस एक सपना था। तभी उस आईने को तोड़कर फ्रेडी बाहर निकलता है और उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है एंड लकीली तभी अलार्म क्लॉक बजता है जिससे नैन्सी की आंख खुल जाती है। वो डेब को जगाकर उस पर बहुत चिल्लाती है क्योंकि डेब को जागकर नैन्सी पर नजर रखनी थी, जो कि उससे उतना भी नहीं हो पाया। अब नैन्सी को यकीन था कि फ्रेडी अभी रॉड की जान लेगा, इसलिए वक्त जाया न करते वो पुलिस स्टेशन जाती है। लेकिन उधर ऑफिसर उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं, लेकिन नैन्सी के डैड उधर मौजूद थे और नैन्सी के रिक्वेस्ट करने पर वो लॉकअप की चाबी लेने लगते हैं। सीन रॉड पर शिफ्ट होती है जो सो रहा था। तभी उसकी बेडशीट अपने आप एक रस्सी के शेप में कन्वर्ट होकर रॉड के गले में बन जाती है, जिससे रॉड की आंख खुल जाती है। वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश तो करता है, पर जब नैन्सी और पुलिस वहां पहुंचते हैं उस बेचारी की तब तक मौत हो चुकी थी। फिर सीन रॉड के फ्यूनरल पर शिफ्ट होती है जहां हम देखते हैं कि नैन्सी अपने डैड को उस किलर के बारे में बताती है एंड जो भी इंफॉर्मेशन नैन्सी ने दी उसे सुनकर शेरिफ के चेहरे के रंग बदल जाते हैं, जैसे कि वो कुछ जानते हो। फिर पुलिस अंकल अपनी वाइफ को नैन्सी पर नजर रखने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद नैन्सी की मां नैन्सी को स्लीप रिसर्च सेंटर ले जाती है जहां डॉक्टर ने नैन्सी के सर से एक मॉनिटर कनेक्ट किया था उसकी स्लीप कंडीशन को एग्जामिन करने के लिए। पहले तो सब ठीक था, लेकिन जब नैन्सी गहरी नींद में जाती है उसके डेटा की रीडिंग्स हाई होने लगती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। नैन्सी नींद में किसी से लड़ने लगती है, जिसे देखकर उसकी माँ उसे जगा देती है। उसके उठने बाद सब देखते हैं कि उसके हाथ पर कई चोटें लगी हुई थी एंड उसके हाथ में एक टोपी भी थी जो फ्रेडी ने उस सपने में पहनी हुई थी। अगले सीन में हम नैन्सी और उसकी माँ को उनके घर देखते हैं जहां नैन्सी की माँ शेरिफ को उस कैब के बारे में बता रही थी। तभी उधर नैन्सी आकर पूछती है कि उसके डैड उस आदमी पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या नहीं। ये सुनकर उसकी माँ बात बदल देती है, लेकिन नैन्सी को पता था कि उनके पेरेंट्स को इस बारे में जरूर कुछ पता है, तो अपनी माँ से बार बार पूछने पर वो उसे बताती है कि फ्रेडी एक खूनी था जो कब का मर चुका है। लेकिन नैन्सी को पूरा सच जानना था, पर उसकी माँ ज्यादा कुछ नहीं बताती। उसी के साथ जो भी उसके साथ हो रहा था उसे लेकर वो अलग से ही कंफ्यूज थी, जिस पर उन दोनों के बीच बहुत तू में होती है। फिर नैन्सी गुस्से में घर से बाहर जाती है एंड अपने आप को बचाने के लिए सेटिंग ट्रैप्स यानी जाल बिछाने वाली बुक्स पढ़ने लगती है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी घर आकर देखती है कि उसकी माँ ने घर की सर, खिड़की और दरवाजे पर आयरन रॉड्स लगवा दिए थे नैन्सी की सुरक्षा के लिए। और एक बार फिर नैन्सी अंदर आकर अपनी माँ को सब बताने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस पर उसे फाइनली उसका जवाब मिल ही जाता है। नैन्सी की माँ बताती है कि फ्रेडी एक हरामी इंसान था जो बेवजह मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता था और उन्हें जान से मार देता था। एंड उसने उनके शहर के तकरीबन 20 बच्चों की जान ली थी, लेकिन इसके बाद उसका अच्छा वक्त खत्म हो गया और वो पुलिस के हाथ लग गया। लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही के कारण वो बचकर वहां से भाग गया, जिससे पूरे शहर के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान हो गए। वो सभी बच्चों को उस बॉयलर रूम में ले जाकर मारा करता था। तो सभी पेरेंट्स ने तय किया कि वो लोग खुद फ्रेडी का अंतिम संस्कार करेंगे। और जिस बॉयलर रूम में फ्रेडी रहता था वहां लोगों ने आग लगा दी और फ्रेडी को जिंदा जलाकर मार दिया। तो नैन्सी समझ जाती है कि अब फ्रेडी एक भूत है जो उसे और उसके दोस्तों को मारकर बदला ले रहा है, और ऐसा करके साथ ही वो अपनी साइकोटिक इच्छाएं भी पूरी कर रहा है। तो नैन्सी तुरंत ही डेब को वार्न करने के लिए उसके घर पर कॉल करती है, पर उसके पिता उसे डेब से दूर रहने के लिए बोलकर फोन काट देते हैं। तो नैन्सी को घबराहट होने लगती है कि तभी फोन की घंटी बजती है और उसे उठाते ही दूसरी तरफ से सुनाई देता है, जिससे वो इतना डर जाती है कि फोन लाइन ही उखाड़ देती है। हालांकि कुछ देर बाद फिर से फोन की घंटी बजती है, तो नैन्सी कैसे तो हिम्मत जुटाकर फोन उठाती है और तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तभी फ्रेडी का मुंह रिसीवर से बाहर आता है और अपनी सांप जैसी लंबी जीभ से ये गंदी हरकत करता है, छी। तो नैन्सी तुरंत ही फोन को नीचे फेंक देती है और उस पर लात मारने लगती है। तभी अचानक से उसे रियलाइज होता है कि फ्रेडी डेब को मारने गया है। हालांकि उसकी माँ ने दरवाजा बंद किया था और वो उसे किसी भी कीमत पर खोलने नहीं वाली थी। उसी दौरान नालायक डेब नैन्सी की मदद करने के बजाय गधे की नींद सो रहा था और सुअर की तरह खराटे मार रहा था। तभी फ्रेडी का हाथ बेड के नीचे से आता है और डेब को सीधा बिस्तर के अंदर खींच लेता है, यहाँ तक कि वो कंबल को भी नहीं छोड़ता। और कुछ ही देर में उस खड्डे से विमल पिचकारी की तरह खून का फवारा निकलता है और पूरे रूम को केसरी कर देता है। बोलो जुबा केसरी। डेब की माँ चिल्ला पुकार की आवाज सुनकर तुरंत ही डेब के रूम में जाती है, जहां उन्हें हर जगह सिर्फ विमल के दाग मिलते हैं। पुलिस फौरन वहां पहुंचती है और ये घिनौना सीन देखकर हैरान हो जाती है। नैन्सी अपने पिता को डेब के घर के पास देखती है और उन्हें तुरंत कॉल करके बताती है कि उसे पहले से पता था कि खूनी कौन है, पर जब उसने उन्हें बताया तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। तो नैन्सी अपने डैड से कहती है कि वो रात को 12:30 बजे किसी भी हाल में उसके रूम में आए ताकि वो फ्रेडी को पकड़ सके, जिसके बाद वो फोन काट देती है। अब पुलिस अंकल को उसकी बातों पर यकीन तो नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की चिंता होने के कारण वो अपने साथियों को नैन्सी के कमरे पर नजर रखने के लिए बोलता है एंड कुछ अनहोनी हो तो उसे तुरंत इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। फिर सीन नैन्सी पर शिफ्ट होती है, जहां वो अपने बेड और डोर पर ट्रैप्स लगा रही थी और अपनी माँ को सुलाने के बाद वो 10 मिनट के बाद का अलार्म लगाकर तुरंत सो जाती है। इतनी जल्दी किसी की आंख कैसे लग सकती है भाई। खैर, अब नैन्सी सपने में देखती है कि वो फ्रेडी की जगह जाकर उसका नाम पुकारने लगती है। तभी फ्रेडी आता है और नैन्सी के पीछे पड़ जाता है। वो बचते हुए जंप मारती है, जहां वो सीधा अपने घर के गार्डन में पहुंच जाती है, लेकिन फ्रेडी कहीं गायब था। और अब 12:30 होने में कुछ ही बल बाकी थे और नैन्सी को फ्रेडी को किसी भी हाल में पकड़ना था। तभी झाड़ियों के पीछे से अपनी बॉडी दिखाते हुए फ्रेडी बाहर निकलता है और नैन्सी उसे कस के पकड़ लेती है ताकि वो उसे सपने से बाहर ला सके। एंड तभी टाइम खत्म होता है और अलार्म बजते ही नैन्सी की आंख खुल जाती है, लेकिन फ्रेडी तो नैन्सी के साथ था ही नहीं। नैन्सी को लगता है कि उसकी मेहनत बेकार हो गई, लेकिन तभी बेड के नीचे से आकर फ्रेडी नैन्सी पर हमला करता है। वो खुद को कैसे भी बचाते हुए फ्रेडी को कमरे में बंद कर देती है और खिड़की के बाहर पुलिस को आवाज देने लगती है, लेकिन उसके पापा के लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ज्यादा चिल्लाओ मत, जिस वजह से वो खुद की घटिया जिंदगी बचाने के लिए नीचे उतरती है। लेकिन तब तक फ्रेडी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाता है और सीढ़ियों पर उसका पैर फिसलने के कारण वो सीधा नीचे नैन्सी के सामने आके गिर जाता है, जिसके बाद फिर से उनकी पकड़ा पकड़ी शुरू हो जाती है और नैन्सी के ट्रैप में फंस के फ्रेडी को आग लग जाती है। वो दोबारा खिड़की से जोर जोर से चिल्लाकर अपने डैड को बुलाती है, जो इस बार अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें फ्रेडी कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन घोस्ट राइडर की तरह फ्रेडी के पैर के निशान नैन्सी के मॉम के रूम की तरफ जा रहे थे। ये देखते ही नैन्सी और पुलिस अंकल जल्दी से ऊपर जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ की जली हुई डेड बॉडी बेड पर पड़ी थी और उन दोनों के सामने से उनकी जली हुई बॉडी वहां से गायब हो जाती है। नैन्सी अपने पिता को पहले नीचे जाने के लिए कहती है और जब वो रूम में अकेली थी, फ्रेडी उसी बेडशीट में से बाहर निकलता है। लेकिन इस बार नैन्सी को उसकी कमजोरी के बारे में पता चल चुका था और उसे ये भी पता था कि ये बस एक नाइटमेयर है एंड जब तक वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करेगी फ्रेडी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए वो फ्रेडी को अनदेखा करके रूम का दरवाज़ा खोलती है और उस तरफ वो अपने आप को अपनी माँ के साथ पाती है, जो अब भी जिंदा थी। तभी डेब भी अपनी कार में अपने दोस्तों के साथ नैन्सी को लेने आता है एंड जैसे ही नैन्सी कार में बैठती है, कार की खिड़की अपने आप बंद होने लगती है। तभी नैन्सी अपनी माँ को देखती है, जहाँ उनके पीछे दरवाजे से वही दलिंदर फ्रेडी का हाथ बाहर निकलकर उसकी बेचारी माँ को अंदर खींच लेता है। यानी फ्रेडी अब तक उनके परिवार को हॉन्ट कर रहा है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करूँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ। जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स होंगे उतना ही जल्दी इसके अगले पार्ट्स आएंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।